नमस्कार बच्चों, आज हम अपने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अध्याय में पार्ट 3 का शुरुआत कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोगों को बताया गया इंट्रोडक्शन दिया गया सिलेबस का, और सिलेबस के इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको बताया गया इम्पोर्टेंस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की। आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत आएंगे उसकी उसकी इंट्रोडक्शन, उसका इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसके महत्व को हम डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे उसका एक रूपरेखा आप लोगों को बता दिया जाए तो सबसे पहले आप लोगों को आज पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति बताई जाएगी, उसका क्षेत्र और महत्व बताया जाएगा और सतत विकास की अवधारणा बताई जाएगी। पर्यावरण की स्कोप पर्यावरण अध्ययन का स्कोप क्या है? स्कोप होता है उसकी विषय क्षेत्र क्या है। विषय क्षेत्र ये है, हम हर चीज़ के लिए पर्यावरण पर निर्भर हैं। हम पीने के लिए पानी से लेकर पानी का उपयोग जितनी भी तरह से हम करते हैं वो सब पर्यावरण से हमें मिलता है। ऑक्सीजन या फिर वायु है जिससे हम इतनी चीज़ें करते हैं, सांस लेते हैं, वो सब हमें पर्यावरण से मिलता है। मिट्टी जिसमें हम अपना अनाज उत्पन्न करते हैं वो सभी पर्यावरण से मिलता है। और जितनी भी चीज़ें हमें पर्यावरण से मिलती हैं उन सभी चीज़ों की जानकारी, ये कोई एक ऐसी विषय वस्तु नहीं है जिससे हमें कुछ फ़ायदा पहुँचे, लेकिन ये जो विषय वस्तु है, विषय क्षेत्र है, ये इतना ब्रॉड है कि पर्यावरण के ज्ञान के बिना हम अधूरे हैं। तो पर्यावरण के ज्ञान के बिना हम अधूरे हैं, तो इस अधूरेपन को दूर करने के लिए इस पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया है आप लोगों की पाठ्य पुस्तक में। तो सबसे पहली बात कि हमने आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से इंडस्ट्रीज लगा के खनिज तेलों का उपयोग करके और विभिन्न तरह की चीज़ें चलाकर हमने पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई है। उस क्षति की पूर्ति के लिए हमें क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? किस तरह से हमने वाटर को पोल्यूशन कर दिया, एयर पोल्यूशन कर दिया, सोइल पोल्यूशन कर दिया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, उन सभी कमियों को कैसे दूर किया जाए, उनको रोकथाम कैसे की जाए और पर्यावरण को बेहतर पर्यावरण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कैसे पहुंचा जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा इसके स्कोप में आती है, विषय क्षेत्र में आती है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, वो सॉलिड वेस्ट को निकालते हैं, उस सॉलिड वेस्ट का कैसे सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट की जाए, ये तमाम तरह की समस्याएं हैं। इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना कचरा छोड़ती हैं, उनका निपटारा कैसे हो, ये तमाम तरह की समस्याएं आज की डेट में मानव सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है। और इन तमाम बातों का ध्यान रखकर आज ये वीडियो बनाई गई है जिसमें आप लोगों को और विस्तारपूर्वक जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब आपको कुछ मुद्दों पे थोड़ी सी जानकारी देंगे जो आप लोगों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब जो है प्राकृतिक उत्पाद है उनका बहुत महत्व है हमारे जीवन में, ठीक है। प्राणियों से बहुत चीज़ें मिलती हैं। अगर हमारे चारों तरफ पर्यावरण ना हो, पेड़ पौधे ना हो, फूल पक्षी ना हो, जल ना हो, वायु ना हो, मिट्टी ना हो, तो हम सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। सौंदर्य और मनोरंजन के लिए बहुत महत्व है। जैसे हम घूमने के लिए पहाड़ों में जाते हैं, है ना, पहाड़ों में जाते हैं और वहाँ पे घूमते हैं, फिरते हैं, मनोरंजन हमारा होता है। अगर प्रकृति ना हो, वहाँ पे पेड़ पौधे ना हो, जल नदियाँ ना हो और दूसरे पशु पक्षी ना हो, तो हमारे जाने का मतलब ही क्या है। अब हम आपको बताएंगे पर्यावरण से जुड़ी हुई कुछ संस्थाएं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसका आरंभ 1883 में 6 व्यक्तियों की छोटी सी समिति में हुआ। शिकारियों तथा जीवन के अनेक क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों के समूह से आगे बढ़कर यह समिति एक महत्वपूर्ण शोध संगठन बन चुकी है और देश के संरक्षण संबंधी नीति निर्धारण में मदद करती है। वन्य जीव संबंधी नीतियों का निर्माण, अनुसंधान, लोकप्रिय प्रकाशन, जनता की कार्रवाई पर इसकी बहुमुखी सोसाइटी का प्रभाव है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है, एक होगी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। दूसरे पे है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर इंडिया, WWFI,
इसका जो वो है केंद्र वो दिल्ली है। 1969 में इसका मुंबई में हुआ था। इसका मुख्यालय बाद में दिल्ली आ गया। पूरे भारत में इसकी अनेक शाखाएं हैं। ये क्या करती है, वन्य जीवन संबंधी शिक्षा और जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करती है। फिर है तीसरे नंबर पे है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसका भी दिल्ली में है। ठीक है, ये क्या करती है, विज्ञान पर्यावरण संबंधित पत्रिकाएं उनका प्रकाशन करती है। पुस्तकें, पोस्टर, फिल्म, वीडियो बनाकर जो इन्वायरमेंट है उसके प्रति लोगों को जागरूक करती है। फिर है CPR इन्वायरमेंट एजुकेशन सेंटर, ये मद्रास में है। इसका है प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आमतौर पर सरकारी और गैर सरकारी संगठनों और युवा बच्चों पर ध्यान देती है। 5वें नंबर पे है सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, CEE। इसका केंद्र अहमदाबाद में है। यह 1989 में शुरू हुई और इसका कार्यक्रम का बहुत बड़ा दायरा है। ये शिक्षण सामग्री को तैयार करती है। फिर है भारतीय विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये पुणे में है। ठीक है, ये क्या है, ये एक अर्ध विश्वविद्यालय है का एक अंग है। इस संस्थान में पर्यावरण विज्ञान पर PhD, MA और BA तक कराई जाती है और पर्यावरण के मुद्दों पर छात्रों को, लोकल बॉडीज़ को जागरूक किया जाता है। फिर है उत्तराखंड सेवा निधि, अल्मोड़ा। उत्तराखंड ये शीर्ष संगठन है जो पर्यावरण संबंधी गतिविधियों के लिए धन देकर अनेक गैर सरकारी संगठनों की मदद करता है। फिर है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष एक गैर सरकारी संगठन है जो पहले दिल्ली में था लेकिन अब पुणे चला गया है और अनेक दूसरे भागों में संरक्षित है। ठीक है, इसकी मुख्य काम क्या है, शिक्षा और चेतना, अन्वेषण और अनुसंधान, सीधी कार्रवाई और प्रचार, पर्यावरण और विकास के सवालों पर मुकदमेबाजी, विद्यालयों और महाविद्यालयों में वार्ताएं, दृश्य श्रवण कार्यक्रम, प्रकृति भ्रमण, शिविरों का आयोजन। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये कराता है। फिर है द सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर। यह सलीम अली का सपना था कि उसके निधन के बाद साकार हुआ। ये एक आरंभ से इसका परिकल्पना बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री की एक शाखा के रूप में की गई थी और आगे चल के कोयम्बटूर में केंद्रित एक स्वतंत्र संस्था बन गई। इसके अनेक क्षेत्र आधारित कार्यक्रम चलते हैं। ठीक है, द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, देहरादून। ये क्या करती है, ये 1982 में इसकी स्थापना हुई। देहरादून में इसका मुख्यालय है और ये क्या करती है, वन्य विभाग के अधिकारी और जो वन्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम करती है और मास्टर डिग्री लेवल का कार्यक्रम, मास्टर डिग्री लेवल का जो वो है कोर्स है वो भी कराती है। फिर है बोटोनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना रॉयल बोटोनिकल गार्डन कोलकाता में 1890 में हुई। ठीक है, आज इसके 9 केंद्र हैं और विभिन्न क्षेत्रों में पौधे संसाधनों का सर्वेक्षण करती हैं, जो प्लांट्स हैं उनका सर्वेक्षण करती है। फिर है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1916 में हुई। ठीक है, ये जो जंतु हैं, ठीक है, उनका प्रजातियों के नमूने को इकट्ठा करती है, प्रजातियों की रिसर्च करती है, प्रजातियों के संरक्षण में काम करती है। फिर है मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। जो मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट है वो जो क्रोकोडाइल है, घड़ियाल है। घड़ियाल एक ऐसा जानवर है जो सिर्फ भारत में ही मिलता है, एंडेमिक स्पीसीज़ है। एंडेमिक स्पीसीज़ वो होती है जो स्थानिक स्पीसीज़ इसको बोलते हैं। तो क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है, ठीक है, क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट है। ये क्रोकोडाइलों का संरक्षण करता है, घड़ियालों का संरक्षण करता है और मद्रास में केंद्रित है और उनका प्रजनन करके और उनको उनकी संख्या में बढ़ाने का काम करता है। और पर्यावरण से जुड़े कुछ लोग हैं जिनका जिक्र आप लोगों से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से CP गोदरेज, ठीक है, MS स्वामीनाथन, माधव गिडगल, SM मेहता, अनिल अग्रवाल, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से
फेमस हुए थे। ठीक है। और माधव गढ़गिल हैं, ये लोकप्रिय प्राणी शास्त्री हैं। उनकी रुचि सामुदायिक जैव विविधता के रजिस्टर, कम्युनिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को विकसित करने और पवित्र वाटिकाओं के संरक्षण जैसे व्यापक पारिस्थितिकी प्रश्नों को लेकर स्तनपायी जीवों, पक्षियों, कीड़े मकोड़ों के व्यवहार का अध्ययन तक फैली हुई हैं। उन्होंने अनेक लेख लिखे और पत्रिकाओं में उनके अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं। वे 6 पुस्तकों के लेखक हैं, माधव गढ़गिल। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सुंदरलाल बहुगुणा, जो चिपको आंदोलन के प्रमुख रहे हैं। इन तमाम बातों के साथ आपका पहला जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है। इसके अंतर्गत हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की वो एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहली बात, हमने इसका स्कोप देखा। स्कोप होता है विषय क्षेत्र, ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है। फिर हमने देखा कि कौन कौन सी ऐसे वो हैं इंस्टीट्यूट्स हैं जो पर्यावरण संरक्षण में काम कर रहे हैं। फिर कौन कौन से वो लोग हैं, इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ व्यवस्थित है, कब शुरू हुए, उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाएं, ज्ञान में वृद्धि करें। धन्यवाद। और कोई आपको कमी लग रही है इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।